ये जो महाराष्ट्र वगैरह के जो इलेक्शन हो रहे हैं कि इनके बाद ही यहाँ पर स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा। पता है अगर कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो उस क्या ज़रूरत थी उसके बाद अफसरों को वहाँ पर भेजने के, पुलिस के अफसरों को। इस तक इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस के होने के बाद भी 8-10 दिन हो गए, अभी तक हमें कोई भी सीसीटीवी का फुटेज ये नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आरएनए में हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शफ़ी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब। सर खैर मकदम करते हैं आपका आरएनए में। शुक्रिया आरएनए न्यूज़ सर्विस का। सर आपसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि नॉर्थ कश्मीर ने इस बार नेशनल कांग्रेस अलायंस को जो है 16 में से 14 सीटें दी हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? ये नॉर्थ कश्मीर ने ही नहीं बल्कि तमाम एंटायर कश्मीर वैली ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत ही बहुमत दी है। आप देखें साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हर हर एरिया से अच्छी खासी तादाद में लोगों ने सपोर्ट किया और उनके जो जितने भी एमएलए थे बारिंग ए फ्यू तो उनको रिटर्न किया और वो आज वो असेंबली में है, असेंबली मेंबर बन गए हैं। सर आपका खुद का कंटेस्ट जो है काफ़ी टाइट और दिलचस्प रहा है, बहुत कम मार्जिन से आप जो है आप हार गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पर चूक हुई है? देखिए चूक तो कोई नहीं हो गई है, हमारा कंटेस्ट बहुत नज़दीक का रहा, ए फ्यू हंड्रेड वोट्स इधर उधर हो गए। लेकिन मैं आपको बताऊं हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो हमेशा एक बहुत ही सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। वहाँ हमेशा जब भी इलेक्शन होते हैं तो कट थ्रोट इलेक्शन होते हैं। हर पार्टी जो भी पार्टी होते हैं ज़बरदस्त तरीके से इलेक्शन लड़ती है और इस वक्त भी आज के इलेक्शन में भी वहाँ पर कट थ्रोट मुकाबला हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं हंदवारा के मुतालिक कुछ बातें जो शायद आपको नहीं मालूम होगी। हंदवारा कान असेंबली सेगमेंट जो है ना उधर प्री पोल रिगिंग तो हो गई उस वक्त शुरू जब डिलिमिटेशन 2022 का हो गया। हंदवारा हल्के इंतखाब से कोई 42,000 वोट उस वक्त काटे गए, जिसमें से करीबन करीबन 30,000 वोट लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए, करीबन 4,000 तो त्रहगम कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए, कोई 6,000 वोट कोपारा कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए। ये जो प्रोनॉमिनेटली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इलाका था जानबूझकर उस वक्त वो उस इलाके को हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी से काटा गया और इन 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में वो फेंका गया और उसके बदले वो इलाके वहाँ से लाए गए जो जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का उतना असर रसूख नहीं था। उन 42,000 वोटों के एवज वो इलाके लाए गए यहाँ पर। तो खासकर इसमें लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया था जो हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी से के साथ मिलाया गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप सरप्राइज होंगे कि हंदवारा टाउन जो है, हंदवारा टाउन को भी 2 हिस्से किए गए। उसका करीबन 3-4 पोलिंग स्टेशन जो प्रेडोमिनेंटली हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते थे उनको भी काटा गया हंदवारा टाउन से और वो मिला दिया गया लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी। सो मैं ये कहता हूँ कि ये जो प्री पोल रिगिंग जो हुई थी वो उस वक्त शुरू हो गई जब डिलिमिटेशन 2002 का हो गया। इसके बाद आप को मैं ये भी बताना चाहूँ जब इलेक्शन अनाउंस हो गए रियासती असम्बली के करीबन करीबन 5-6 साल के बाद, क्योंकि लास्ट इलेक्शन जो हो गए थे 2014 में हुए थे और अब 10 साल के बाद ऑलमोस्ट ये इलेक्शन अनाउंस हो गए। तो अनाउंस होने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग भी गया और उसके बाद हंदवारा और ज़िला कुपवारा में अफसरों की खासकर पुलिस के अफसरों की तैनात हो गई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जानबूझकर उनको लाया गया और उनको टास्क था और टास्क यही था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ काम करना और किसी दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट करना और उन्होंने वो भरपूर तरीके से किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमने खुद अफसरों को पकड़ा जो कंपेन करते थे सिविल वर्दियों में और सिविल गाड़ियों में लोगों के पास जाते थे, उनको कहते कि वोट फलाने को डालो, फलाने को मत डालो। तो ये चीज़ें उन्होंने की। तो ये सारे लोगों को मालूम है, हमारे पार्टी के लीडर को भी ये मालूम है कि ऐसा ऐसा वहाँ पर मुझे बताया अगर कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो उस क्या ज़रूरत थी उसके बाद अफसरों को वहाँ पर भेजने के, पुलिस के अफसरों को। हालांकि मुझे ये भी पता है कि उस वक्त जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के रियासत के लेवल पर जो हेड हैं या पुलिस फोर्स के जो
बड़े अफसर हैं, उन्होंने रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा हम नहीं ये ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन दिल्ली से उनको ज़बरदस्त प्रेशर डाला गया उस वक्त। फिर क्या उन्होंने किया वो सब उनको मालूम है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये उस वक्त की बात है। इलेक्शन के दौरान मुझे काफ़ी हम पुलिस के लोग आए, कांस्टेबल आए, एसपीओज आ गए, जिन्होंने मुझे कहा कि हम वोट डालने गए थे, हमें कहा गया कि सिर्फ काउंटर फाइल पर साइन करो, वोट हमने डाल दिया है वो। और उसमें अक्सर ज़्यादा उन पुलिस वालों की है जिनको मैंने खुद पिछले कई सालों में नौकरी पर लगाया था, वो मुझे कंप्लेंट करने आए कि हमें पुलिस फोर्स पर बड़ा फ़ख्र है, पुलिस ने जो कुर्बानियाँ दी हैं रियासत में अमन लाने के लिए, उसका कोई जवाब नहीं है। वो हम पला चले सिक्योरिटी फोर्सेस के, और जो इस वक्त हम रियासत में अमन देख रहे हैं उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। पुलिस फोर्स बहुत ही अच्छा फोर्स है, हमें इस पर फ़ख्र है। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये मतलब ये आर्डर निकला था कि जितनी भी काउंटिंग होगी डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पर होगी। एक हंदवारा और लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसकी काउंटिंग उन्होंने हंदवारा ITI सेंटर में रखी। जब वोट के बॉक्सेस लाए गए उधर ITI सेंटर में रखे गए स्ट्रांग रूम में, तो उस वक्त हमने उनको कंप्लेंट किया, हमने कहा कि नहीं ये जगह सेफ नहीं, हम अपने लोगों को यहाँ पर रखना चाहते हैं ताकि वो नज़र गुजर रखे स्ट्रांग रूम पर। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उधर एडमिनिस्ट्रेशन जो से, उन्होंने कहा हाँ आप अपने लोगों को रख लीजिए, तो वो नज़र गुजर रखेंगे स्ट्रांग रूम के ताले पर जो बाहर से ताला है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि काउंटिंग स्ट्रांग रूम में जो बॉक्सेस रखे गए, दूसरे दिन क्या हुआ, ऑल ऑफ ए सडन CCTV भी बंद हो गया, उसके बाद पावर भी बंद हो गया 3-4 घंटे के बाद। तो मैंने उस वक्त जो असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर था हंदवारा में, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने चाहा कि मैं उसको कहूँ कि ये हुआ यहाँ पर, तो उन्होंने फ़ोन नहीं मुझे उठाया। करीबन 3-4 घंटे में उनको रिंग करता है। उसके बाद मैंने रिटर्निंग अफसर को फ़ोन किया, तो रिटर्निंग अफसर उसने कहा कि मैं अभी हंदवारा से घर आ रहा हूँ श्रीनगर, तो लेकिन आपने एक कंप्लेंट की, मैं देखूँगा कि क्या बात है। तो बल्कि उसने ये भी कहा कि हम इस पीरियड की, जिस पीरियड में पावर शट डाउन हो गया था और जो ये CCTV बंद हुआ था, हम इसकी आपको फुटेज भी दे देंगे। ये हमने डिमांड भी की थी, उन्होंने कहा हम ये फुटेज दे देंगे। साथ साथ फिर मैंने डिप्टी कमिश्नर कोपारा से भी कहा, उन्होंने भी मुझे कहा कि इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा। तो जो दूसरे कैंडिडेट थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, या लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एक कैंडिडेट था मिस्टर जुनैद अहमद मीर साहब, उन्होंने बाज़ाब्ता प्रेस के सामने ये कहा कि भाई ये क्या इलेक्शन है, लोगों के ने वोट डाले, स्ट्रांग रूम में वोट है, ऑल ऑफ ए सडन आपका पावर भी बंद होता, ऑल ऑफ ए सडन आपका CCTV भी बंद हुआ, ये क्या बात है। तो कोई जवाब खातिर खार नहीं मिला। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ पर जो इलेक्शन के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने हमें कहा कि हम CCTV फुटेज दे देंगे इस पीरियड के। हमें आज तक इलेक्शन रिज़ल्ट अनाउंस के होने के बाद भी 8-10 दिन हो गए, अभी तक हमें कोई भी CCTV का फुटेज ये नहीं मिला। तो तीसरी बात है। चौथी बात मैं आपको ये बताऊँ, इलेक्शन का एक रूल है कि वंस काउंटिंग स्टार्ट्स इट इज़ टू बी मतलब अनइंटरप्टेड, जब तक ने रिज़ल्ट आपके हो जाएंगे। एक स्टेज ऐसा भी आया जिस वक्त मैं ये मतलब आखिरी स्टेज पर ऑल ऑफ ए सडन 1 घंटे मतलब काउंटिंग जो हो रुक गई। हमारे एजेंटों ने बहुत शोर किया, जो काउंटिंग एजेंट्स थे उन्होंने कहा ये क्यों रुक गई, ये काउंटिंग क्यों रुक गई। तो उनको बताया गया DC मैम साहब आगे हैं, तो वो ये जो पोस्टल बैलेट्स है उसको चेक कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता तो उस स्टेज पर कौन सा पोस्टल बैलेट चेक करना, अगर करना था पहले भी चेक कर सकते थे, ऑल ऑफ ए सडन ये क्यों रुक गया। हालांकि ये तो इलेक्शन रूल्स के खिलाफ है। इलेक्शन काउंटिंग जब भी हुई, जब तक न रिजल्ट नहीं तब तक इसको कोई नहीं रोक सकता। इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इसको नहीं रोक सकता है वंस दिस प्रोसेस स्टार्ट। तो ये चीज़ें ऐसी बातें हैं जो मतलब जिनका अभी तक हमें जवाब नहीं मिला। तो इस सिलसिले में आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बाद हमने एक रिटर्न कंप्लेंट भी की, ऑनलाइन भी एक दरख्वास्त दी। हमने कहा मार्जिन बहुत छोटा रहा है, इसमें आप रिकाउंट करो। नहीं माना गया वो रिकाउंटिंग की हमारी दरख्वास्त भी। लोगों का जो मंशा था, जो लोग रिज़ल्ट देखना चाहते थे, तो इसमें रुकावट बनी वहाँ पर पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको गैर कानूनी तौर और बिला ज़रूरत कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद 1 हफ्ते के बाद
उनको वहाँ पर भेजा गया। और मैं आज तक ये समझने से कासर हूँ कि क्या जो उधर अफसर था एसपी उस वक्त, उसको 2-3 महीने हो गए, क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं था? क्या यही लोग कॉम्पिटेंट थे जिनको लाया गया? ये इसमें एक अफसर सिर्फ एक दिन उसने कश्तवाड़ में हाजिरी दी एज एसपी और उसको उठाया गया, और ये समझने से बाहर है। तो सस्पिशन है। तो मैं तो ऐसा आदमी हूँ, अगर बाय लोगों का फैसला ये होगा तो मैं अपने मुखालिफ को सल्यूट करूँगा कि भाई आपने जीत लिया, लेकिन ये सारा सस्पिशस मामला था। तो इसमें हम सोचते हैं कि आगे क्या रास्ता हम इख्तियार करेंगे, देखते हैं क्या। सर, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ने ब्यूरोक्रेट्स को जो है वार्न किया है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी हो गई है, यूटी का अब शील्ड जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, ये सिर्फ वार्निंग थी या सच में ब्यूरोक्रेट्स नहीं मान रहे हैं? देखिए, ये एक आदत पिछले 10 साल में ये हो गई हमारे ब्यूरोक्रेट्स को। वो एक ऐसे निज़ाम में काम कर रहे थे कि जो जमहूरी नहीं था। एलजी का रूल था, गवर्नर्स रूल था, यूटी स्टेट में ये वो एक तरीका। अब चूँकि मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ पर इलेक्शन हो गए 10 साल के बाद, वो और एक पॉपुलर गवर्नमेंट आई है। बहुत सारे अफसर ऐसे हैं जो अभी तक वही उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं जिस पैटर्न पर वो पहले काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब का ये कहना बरमला है उनको कि उन लोगों को अब देखना चाहिए कि अब पॉपुलर गवर्नमेंट है, अब लोगों के मसाइल हल करने हैं, अब लोगों की जो जायज़ डिमांड्स हैं उनकी सुनवाई होनी है। तो इस सिलसिले में जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी अपने आप को उसी तरीके के तरह डालना है, और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर काम करना है। तो बहुत अच्छा कहा चीफ मिनिस्टर साहब ने उन लोगों को कि जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि शायद हमें ये शील्ड है कि यहाँ पर एलजी की हुकूमत है, उससे वो निकलना चाहिए। क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को एक वाज़ह मतलब एश्योरेंस भी मिल गई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और जिस तरीके से हमारी जो स्टेट की जो रेजोल्यूशन को प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिसीव किया या होम मिनिस्टर साहब ने रिसीव किया, हमें यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जल्द जल्द स्टेट वापस आएगी। तो ये जो रूल जो यूटी में हम जिस यूटी में हम रह रहे थे कि लोगों की सुनवाई नहीं होती थी, ये अब ख़त्म होने वाला है। एक अवामी सरकार का दौर आएगा। सर, जैसा कि आपने कहा कि आपने स्टेटहुड के हवाले से बात की, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब जो है उन्होंने अपने दिल्ली विज़िट को जो है सक्सेसफुल कह रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टेटहुड है उनको जो है टॉप लेवल पर जो है उन्हें एश्योरेंस किया गया है। तो कब तक इस पर पेशरफ्त शुरू होगी? देखिए, आज ही मैं एक देख रहा था दिल्ली के ही किसी अखबार से, उसमें ये आया है कि शायद ये जो महाराष्ट्र वगैरह के जो इलेक्शन हो रहे हैं कि इनके बाद ही यहाँ पर स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा। हमारी यही दुआ है, हम यही मांगते हैं, हम यही गुजारिश करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि जल्द अज जल्द यहाँ पर स्टेट को बहाल किया जाए विदाउट वेटिंग फॉर एनीथिंग। और इसकी कमिटमेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर खुद कमिटेड है, होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जिस वक्त एब्रोगेट हो गया 370, जिस वक्त स्टेट को तोड़ा गया, तो वो खुद इसमें मतलब कमिटेड है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस पार्लियामेंट में, लोकसभा में, कि जो ही हम इलेक्शन यहाँ पर करेंगे तो स्टेट को भी रेस्टोर किया जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर ने कल कहा है कि उमर साहब का वादा पूरा करने की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि 1500 लेक्चरर्स की जो पोस्ट है पीएससी को भेज दी गई है अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए, और क्या स्टेप्स देखने को आगे मिल सकते हैं? देखिए, ये एक तो ये है कि बहुत सारे पोस्ट इस वक्त हैं मतलब जो अभी तक फिलअप नहीं हुए पिछले 8-10 साल में। काफ़ी वैकेंसीज ऐसी हैं, हायर लेवल पर भी लोअर लेवल पर भी बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी खाली पड़ी हैं। और इसके साथ साथ हमने कमिट किया है हमारे पार्टी ने कि जो ही हमारी सरकार आएगी तो हम एक पैकेज दे देंगे उन नौजवानों के लिए जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो ऑन द वर्ज ऑफ ओवरेज भी हो रहे हैं, उनके लिए हम एक स्पेशल पैकेज दे देंगे। तो मैं समझता हूँ एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने स्टार्ट किया, दूसरे मिनिस्टर भी करेंगे, और जितनी भी वैकेंसी इस वक्त है अनफिल्ड है, ये तो एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी इनको रेफ़र किया, बाकी मिनिस्टर भी करेंगे, वो भी देख रहे होंगे।
तो अभी थोड़ा ही टाइम होगा, अभी 1 हफ्ते 1.5 हफ्ता भी पूरा नहीं होगा, तो रफ्ता रफ्ता सब लोग करेंगे। और जो हमारा मकसद ये है कि जो रियासत में अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, 25% इस वक्त रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का हमारी स्टेट में। जिस वक्त हमने हुकूमत छोड़ी 2014 में, उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो था वो 5 to 7% था। और ये जो बढ़ के पिछले 10 साल में 14 से आज तक ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो सरकार के आदाद शुमार है वो 25% तक पहुंच गए हैं। तो लिहाजा मतलब बेरोज़गारी बहुत सारी है। पढ़े लिखे नौजवान हैं, लोगों ने काफ़ी तालीमें पढ़ी हैं, PhD किया है, MPhil किए हैं, डॉक्टर्स पढ़े लिखे हो, इंजीनियर्स पढ़े लिखे हैं। हमारे स्कूलों में टीचरों की बहुत सारी ये असामियाँ खाली हैं। पिछले 8-10 साल में कोई खातिर का कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं हुआ स्कूल में। इसी तरह दूसरे जो सेक्टर्स हैं हमारे रियासत में, चाहे एजुकेशन है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट, हर एक में जितनी भी मतलब वैकेंसीज, हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द उनको फिलअप किया जाए ताकि बेरोज़गारी का कला कमा हो सके। 200 बिजली यूनिट्स यानी कि 200 बिजली यूनिट्स फ्री देने का वादा जो है, रिपोर्ट्स ऐसी है कि सीएम बहुत कमिटेड हैं इसके लिए जो है। और कुछ दिन पहले पीडीडी डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग भी की गई है। तो कब तक जो है इसका ऐलान मुतवक्का है? देखिए जी, हमने जो ये कमिटमेंट्स की हैं अपने मैनिफेस्टो में, इंशाल्लाह ताला हम इसको पूरा करेंगे। चाहे राशन का हमने कहा है कि 10 किलो हम फ्री राशन दे देंगे उन लोगों को जो गरीबी की सतह से नीचे हैं, या उसके बाद भी जितने भी लोग हैं 10 किलो पर पर्सन पर कार्ड हम दे देंगे। या बिजली के बारे में हमने ये कहा कि 200 यूनिट दे देंगे, या LPG गैस सिलेंडर्स के बारे में। इंशाल्लाह ताला हमारी सरकार इन सारे वादों को पूरा करेगी। अभी तो कुछ ही दिन हो गए हैं, अभी तो सरकार मतलब अभी बैठी भी नहीं है पूरी तरह। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले वक्त में हमने ये जो मतलब वादे किए हैं लोगों के साथ, ये हम पूरे करेंगे। क्योंकि 5 साल के बाद फिर इन लोगों के पास जाना है ना, हम क्यों गलत वादा करेंगे? वो तो क्या उस वक्त नहीं पकड़ेंगे हम, अगर वादा पूरा नहीं करें वो उस वक्त कहेंगे कि भाई आपने ये वादा किए। तो लिहाजा लोग भी इसमें एश्योर रहे। इंशाल्लाह ताला ये सारे वादे जो जितने भी हमने मैनिफेस्टो में किए हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे। असेंबली का सेशन जो है अब कुछ दिनों में जो स्टार्ट हो रहा है, पहली बार एनसी और बीजेपी जो है असेंबली में आमने सामने होंगे और अपने मैनिफेस्टोस के साथ किस तरह की तैयारी जो है अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हो रही है? देखिए जी, असेंबली का सेशन जब शुरू हो जाएगा तो आप खुद भी देखेंगे, आप भी वहाँ पर कवर करते होंगे, दूसरा मीडिया वाले भी जो है वो भी कवर करेंगे। इंशाल्लाह ताला अच्छा खासा सेशन होगा। तो हम भी अपनी बातें कहेंगे कि जो लोगों के साथ बीता है पिछले 10 साल में, खासकर जब 370 को ख़त्म किया गया, हमारी नौजवानों से नौकरियां छीनी गई, हमारे स्टेट को तोड़ा गया। हालांकि हमने कहीं नहीं सुना है कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी। आर्टिकल 3 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि आप स्टेट को तोड़ सकते हैं, स्टेट को 2 स्टेट बनाते हैं, या एक स्टेट का एरिया दूसरे स्टेट के साथ मिला है, या बाउंड्री को चेंज कर। लेकिन ये कहीं आइन में नहीं लिखा गया है कि आप एक स्टेट को डिग्रेड करेंगे, उसको यूनियन टेरिटरी में करेंगे। ये वो फैसला ही कुछ अजीब सा था और सब लोग दंग रहे। इवन जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, जो लीगल ल्यूमिनरीज हैं, वो भी उस वक्त हैरान हो गए और बड़े बड़े आर्टिकल्स उसमें नेशनल डेलीज में आ गए उस वक्त कि ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये किया, यहाँ पर किया है कि ये एक स्टेट को, और ये बहुत ही पावरफुल, ऐसी वैसी स्टेट नहीं थी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 53 के बाद जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल में डाला गया, उसके बाद काफ़ी इरोजन्स हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में हो गए। लेकिन फिर भी हमारी स्टेट इतनी पावरफुल थी कि पार्लियामेंट का कोई भी कानून हम पर नहीं लागू होता था। इस वक्त भी हमारी स्टेट इतनी पावरफुल थी कि कोई कानून पार्लियामेंट का हम पर लागू नहीं होता।
ये हमारी मर्ज़ी थी, हमारे स्टेट की मर्ज़ी थी कि हम उस कानून को या तो अगर हम सोचते थे कि ये रियासत के लोगों के हित में है तो अप्लाई कर सकते थे या इसको अमेंड कर सके, या अगर हमें लगता कि नहीं ये हित में रियासत के लोगों के हित में है, हम इसको वापस भी कर रिजेक्ट भी कर सकते थे। इतनी पावरफुल हमारे से। और फिर इसको इतना मतलब डिग्रेड किया गया, बेइख्तियार बनाया गया लोगों को यहाँ पर। तो ये अजीब सा था। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस स्टेट को उसी पुराने आन बान शान के साथ फिर से बहाल किया जाए, ताकि ये जो लोगों की दीराना मांग है पिछले 10 साल से जो है, खासकर 5 अगस्त 2019 से जो है ये दीराना डिमांड के स्टेट को फिर बहाल होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, हमारी गुजारिश भी होगी। तो इस सिलसिले में असम्बली में इस पर बहस होगा, और भी जो हमारे आईनी हमारी आइडेंटिटी के मुतलिक, हमारे तशक्कुस के मुतलिक जो ख़त्म किया गया उस पर भी बातें होगी। ज़ाहिर सी बात है बीजेपी जो है उसकी गवर्नमेंट इस वक्त सेंटर में है, उनका एक एजेंडा रहा है पिछले 70 साल में, लेकिन हमारा भी एक एजेंडा रहा है पिछले जब से इस रियासत को वजूद में लाया गया है। हम अपनी अपनी बातें कहें, वो अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हमारी इस वक्त अच्छी खासी तादाद है, अराउंड 55 से 56 से ज़्यादा हमारे असम्बली मेंबर है। उसके मुकाबले में बीजेपी बहुत ही हमारे नस्ब के बराबर में उनके ये मतलब नुमाइंदे नहीं है। तो मैं समझूँ अच्छा खासा सेशन होगा, अच्छा खासा सेशन। सर आपका बहुत शुक्रिया अपने आरने के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।